हेलो डियर एस्पिरेंट्स, वेलकम टू एसपीएम फोकस यूपीएससी। आज के 17 जुलाई 2025 के एपिसोड में हम कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स कवर करेंगे जो आपके यूपीएससी प्रिपरेशन के लिए काफ़ी रेलेवेंट है। पहला टॉपिक जो है दैट इज़ अबाउट पॉक्सो एक्ट एंड एडोलेसेंट रिलेशनशिप। दूसरा हम लोग बात करेंगे द पॉश एक्ट 2013 के बारे में। थर्डली वी शैल टॉक अबाउट जुवेनाइल जस्टिस एक्ट 2015 और चौथा हम लोग बात करेंगे ऑयल बोर्ड्स फॉर समोसाज एंड जलेबीज। चलिए शुरू करते हैं आज का पहला टॉपिक, पॉक्सो एक्ट एंड एडोलेसेंट रिलेशनशिप। प्रोटेक्शन ऑफ चिल्ड्रन फ्रॉम सेक्सुअल ऑफेंसेस एक्ट यानी पॉक्सो एक्ट 2012 एक इम्पॉर्टेंट लेजिस्लेशन है जो 18 साल से कम उम्र के बच्चों को सेक्सुअल ऑफेंसेस से बचाने के लिए बनाया गया था। इसका ऑब्जेक्टिव है सेक्सुअल हैरेसमेंट से प्रोटेक्शन देना, बच्चों का पोर्नोग्राफी में इन्वॉल्वमेंट रोकना और मैंडेटरी रिपोर्टिंग का प्रोविजंस भी इसमें दिया गया है। ये लॉ जेंडर न्यूट्रल है और कुछ केसेस को एग्रावेटेड ऑफेंस माना जाता है, जैसे अगर बच्चा मेंटली इल हो या क्राइम किसी ऐसे व्यक्ति ने की हो जो ट्रस्ट पोजीशन में हो, जैसे डॉक्टर, टीचर, पुलिसमैन या फैमिली मेंबर। ऐसे केसेस में पनिशमेंट और भी ज़्यादा स्ट्रिक्ट होती है। अब इन्वेस्टिगेशन प्रोसेस को भी चाइल्ड फ्रेंडली बनाया गया है इसके द्वारा, और ऑनलाइन कंप्लेंट के लिए पॉक्सो ई बॉक्स भी अवेलेबल है। पनिशमेंट की बात करें तो ये लॉ डेथ सेंटेंस तक की सज़ा प्रोवाइड कर सकता है। पॉक्सो एक्ट यूएन कन्वेंशन ऑन द राइट्स ऑफ द चाइल्ड के साथ अलाइन करता है, जिसका इंडिया भी सिग्नेटरी है। लेकिन एक इम्पॉर्टेंट कंसर्न है जो बार बार उठता है, और वो है पॉक्सो एक्ट का मिसयूज इन कॉन्सेंसुअल एडोलेसेंट रिलेशनशिप्स। अब सोचिए, अगर एक लड़का 19 साल का है और एक लड़की 17 साल की, दोनों के बीच म्यूचुअल कंसेंट हो, तब भी अगर केस फाइल होता है तो पॉक्सो लग जाता है। लॉ के हिसाब से 18 साल से छोटी एज में कंसेंट वैलिड नहीं माना जाता। इस वजह से कॉन्सेंसुअल रिलेशन भी क्रिमिनल हो जाती है। अब हाल ही में एक केस वेस्ट बंगाल से आया है जहां एक 14 साल की लड़की एक 24 साल के लड़के के साथ इलोप कर गई। पॉक्सो कोर्ट ने 20 साल की सज़ा सुना दी, लेकिन बाद में सुप्रीम कोर्ट ने इंटरवीन किया और आर्टिकल 142 का यूज़ करके उस पर सेंटेंस इम्पोज नहीं किया। ये जजमेंट जाना जा रहा है कि राइट टू प्राइवेसी ऑफ एडोलेसेंस 2025। सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा कि लोअर कोर्ट्स को जजमेंट देने से पहले एडोलेसेंट की वॉइस भी कंसिडर करनी चाहिए। इंपॉर्टेंट डाटा जो है थोड़ा याद रखने के लिए थोड़ा मैं बोल देता हूँ, आप लोग याद रख लीजिए। 25.4% पॉक्सो केसेस जो होते हैं वो कॉन्सेंसुअल एडोलेसेंट रिलेशनशिप से रिलेटेड होते हैं। जस्टिस वर्मा कमेटी 2013 और पार्लियामेंट्री स्टैंडिंग कमेटी 2023 इन्होंने रिकमेंड किया है कि एज ऑफ कंसेंट को री एग्जामिन किया जाए। और ऐसा क्वेश्चन अगर आता है तो आप हमेशा वे फॉर्म में क्या लिख सकते हो कि प्रैग्मेटिक सेक्स एजुकेशन इन स्कूल शुड बी प्रोवाइडेड। डॉक्टर्स, टीचर्स और चाइल्ड केयर प्रोफेशनल्स को ट्रेन करना ताकि वो समझ सके कि कंसेंट और अब्यूज़ में क्या फ़र्क है। इस टॉपिक पर प्रीलिम्स में क्विज क्वेश्चन दिया गया है, आप इसका आंसर जवाब सेक्शन में दे सकते हो। चलिए अब बात करते हैं आज के दूसरे टॉपिक की, द पॉश एक्ट 2013। पॉश एक्ट यानी प्रिवेंशन ऑफ सेक्सुअल हैरेसमेंट एट द वर्क प्लेस एक्ट 2013 में पास हुआ था। इसका मेन ऑब्जेक्टिव था वर्क प्लेस पर सेक्सुअल हैरेसमेंट की प्रॉपर डेफिनेशन देना, कंप्लेन और इंक्वायरी का प्रोसीडियर सेट करना और हैरेसमेंट केसेस में क्या एक्शन लिया जाए उसको लॉ के थ्रू एनफोर्स करना। इसी कॉन्टेक्स्ट में एक इम्पॉर्टेंट लीगल बैकग्राउंड भी समझना इम्पॉर्टेंट है। ये लॉ यानी पॉश एक्ट बना था विशाखा गाइडलाइंस को लेजिस्लेटिव बैकिंग देने के लिए, जो सुप्रीम कोर्ट ने 1997 में जारी की थी। वो केस था राजस्थान की एक सोशल वर्कर भनवारी देवी जी का, जिन्होंने 1992 में एक साल की बच्ची की शादी के खिलाफ आवाज़ उठाई थी, जिसके बाद उनके साथ एलिजेडली गैंग रेप हुआ था। ये केस वुमेन राइट्स ग्रुप्स जैसे विशाखा ने फाइल किया था, इसलिए इसको विशाखा गाइडलाइंस के नाम पे जाना जाता है। अब पॉश एक्ट का कुछ इंपॉर्टेंट प्रोविजंस को देखते हैं। हर एम्प्लॉयर को अपने हर ऑफिस या ब्रांच में जहां 10 या उससे ज़्यादा एम्प्लॉयज़ है, एक इंटरनल कंप्लेंट्स कमेटी बनाना मैंडेटरी है। आईसीसी को सिविल कोड के जैसे पावर मिलता है एविडेंस इकट्ठा करने के लिए। अगर कोई एम्प्लॉयर इस एक्ट का पालन नहीं करता तो उस पर फाइन लग सकता है। साथ ही हर डिस्ट्रिक्ट में स्टेट गवर्नमेंट एक डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर अपॉइंट करती है, जिसके अंदर एक लोकल कंप्लेंट्स कमेटी LCC जिसको हम लोग कहते हैं बनता है, जो अनऑर्गेनाइज सेक्टर की वर्किंग वुमेन की कंप्लेंट सुन सके।
आप सोचिए, अगर किसी वुमेन एम्प्लॉय के साथ हैरेसमेंट होती है तो क्या ऑप्शन है उनके पास। अगर कोई फॉर्मल सेक्टर में है तो इंटरनल कंप्लेंट कमेटी को कंप्लेंट दे सकती है या डायरेक्टली कोर्ट में केस फाइल कर सकती है सेक्सुअल हैरेसमेंट और मेंटल एगनी के ग्राउंड्स पर। अनऑर्गेनाइज सेक्टर में अगर हो, जैसे हाउसमेड, स्मॉल शॉप्स एक्सेट्रा, लोकल कंप्लेंट्स कमेटी के पास वो लोग जा सकती है। लेकिन सिस्टम हमेशा काम सही से नहीं करता। एक रिसेंट केस ओडिशा के बालासोर से आया, जहां एक यंग वुमेन ने सुसाइड कर लिया आफ्टर एलिजिडली बीइंग हैरेस्ड बाय कॉलेज प्रोफेसर। उसने इंटरनल कंप्लेंट कमेटी को कंप्लेंट दिया था, पुलिस को भी इन्फॉर्म किया था, लेकिन सिस्टम से उनको इतना हेल्प नहीं मिला। उसके बाद उसने सेल्फ इमोलेशन कर लिया। इस केस ने कुछ सीरियस सिस्टमेटिक फ्लॉज हाईलाइट किए हैं अभी, जैसे कि इंटरनल कंप्लेंट कमेटी और पुलिस की एपैथेटिक एटीट्यूड, लॉ का इंटेंट और एक्चुअल रिजल्ट के बीच डाइवर्जेंस, इंस्टीट्यूशंस की फेलियर, पावर एसिमेट्री जो विक्टिम्स को चुप रहने या डिले करने पर मजबूर करती है। गवर्नमेंट ने 2024 में एक शी बॉक्स पोर्टल लॉन्च किया था, जो ही सेक्सुअल हैरेसमेंट केसेस को ऑनलाइन रजिस्टर और मॉनिटर करने के लिए एक सेंट्रलाइज्ड प्लेटफॉर्म है। इस टॉपिक पर प्रीलिम्स प्रैक्टिस क्वेश्चन दिया गया है, आप इसका आंसर कमेंट सेक्शन में दे सकते हो। चलिए अब अगला टॉपिक देखते हैं, जुवेनाइल जस्टिस एक्ट 2015। पॉश एक्ट जैसे लॉज जहां वर्कप्लेस को सेफ बनाने की बात करते हैं, वही जुवेनाइल जस्टिस एक्ट का फोकस होता है उन बच्चों पर जो या तो प्रोटेक्शन का हकदार है या फिर किसी क्राइम में इन्वॉल्व हो गया है। जुवेनाइल जस्टिस केयर एंड प्रोटेक्शन ऑफ चिल्ड्रन एक्ट 2015 एक ऐसा लॉ है जो बच्चों के राइट्स को इंश्योर करता है, स्पेशली उन सिचुएशंस में जब उन्हें कानूनी हेल्प की ज़रूरत है। इस एक्ट के मुताबिक जुवेनाइल का मतलब है कोई भी व्यक्ति जिसका एज 18 साल से कम हो। ये लॉ जुवेनाइल्स को दो कैटेगरीज में डिवाइड करता है। पहला हो गया जो प्रोटेक्शन के लिए एलिजिबल है, जैसे अबंडेंट ऑर्फन चिल्ड्रन। दूसरा हो गया जो कॉन्फ्लिक्ट विद लॉ में है, यानी कि जिन पर किसी क्राइम का एलिगेशंस है। पहले कैटेगरी की बात करें तो हर डिस्ट्रिक्ट में चाइल्ड वेलफेयर कमिटीज़ बनाए गए हैं जो ऑर्फन या अबंडन बच्चों को ध्यान रखते हैं। अगर कोई ऑर्फन चाइल्ड को अडॉप्ट करना हो तो उसके लिए कोर्ट या डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर का अप्रूवल लेना होता है। और एडॉप्शन प्रोसेस को रेगुलेट कौन करता है, आपको पता होगा, कारा यानी सेंट्रल एडॉप्शन रिसोर्स अथॉरिटी मैनेज करता है, जो मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट के अंदर काम करता है। अब दूसरी कैटेगरी है जो थोड़ी ज़्यादा सेंसिटिव है। अगर कोई 16 से 18 ईयर्स के बीच हो, जो जुवेनाइल किसी हीनियस क्राइम में इन्वॉल्व हो, जिसका मिनिमम पनिशमेंट 7 साल या उससे ज़्यादा हो, तो उसको एडल्ट के जैसा ट्राई किया जा सकता है। लेकिन ये डिसीजन एक प्रॉपर असेसमेंट के बाद लिया जाता है, जिसे करता है जुवेनाइल जस्टिस बोर्ड। अब जुवेनाइल जस्टिस बोर्ड क्या क्या चेक करता है, थोड़ा समझ लेते हैं। उस जुवेनाइल की मेंटल और फिजिकल कैपेसिटी क्या है, क्या उसे अपने एक्ट का कॉन्सिक्वेंसेस का समझ था उस टाइम। ये प्रोसेस एक तरह से मेंस रिया गिल्टी माइंड और एक्टस रिया गिल्टी एक्ट दोनों को टेस्ट करता है। एक रिसेंट केस आपने न्यूज़ में सुना होगा, 2024 में पुणे में एक 17.5 ईयर्स के लड़के ने एलिजिडली ड्रंक स्टेट में अपना पोर्शे कार चलाते हुए 2 सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स की जान ले ली। पुलिस ने जब जुवेनाइल जस्टिस बोर्ड से परमिशन मांगी कि इस माइनर को एडल्ट के रूप में ट्राई किया जाए, तब जुवेनाइल जस्टिस बोर्ड ने मना कर दिया। उन्होंने कहा कि माइनर का पास कॉन्सिक्वेंसेस समझने का डायरेक्ट एविडेंस नहीं मिला। ये केस एक स्ट्रॉन्ग एग्जाम्पल है कि लॉ किस तरह से जुवेनाइल के राइट्स और जस्टिस के बैलेंस को मेंटेन करने की कोशिश करता है। इसी से जुड़ा हुआ एक प्रीलिम्स क्वेश्चन दिया गया है, आप इसका जवाब कमेंट सेक्शन में दे सकते हो। अब चलिए चलते हैं आज के फाइनल टॉपिक की तरफ, ऑयल बोर्ड्स फॉर समोसाज एंड जलेबीज। अब तक हमने गवर्नेंस और लीगल रिफॉर्म से जुड़े टॉपिक्स देखे, लेकिन अब हम एक ऐसे पॉलिसी इंटरवेंशन की बात कर रहे हैं जो पब्लिक हेल्थ और एथिक्स से जुड़ा हुआ है। तो कॉन्टेक्स्ट थोड़ा समझ लीजिए। भारत में नॉन कम्युनिकेबल डिजीजेस जैसे डायबिटीज़, ओबेसिटी, हार्ट डिजीज़, कैंसर काफ़ी तेज़ी से बढ़ रहा है। इसी को टैकल करने के लिए मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर ने शुरू किया है नेशनल प्रोग्राम फॉर प्रिवेंशन एंड कंट्रोल ऑफ एनसीडीज, मतलब नॉन कम्युनिकेबल डिजीजेस। इस प्रोग्राम के कुछ की इनिशिएटिव्स है फिट इंडिया मूवमेंट, जिसका फोकस है फिजिकल एक्टिविटी और हेल्दी डाइट प्रमोट करना। FSSAI ने ऑयल्स में ट्रांस फैटी एसिड्स की लिमिट 2% तक फिक्स कर दी है ताकि अनहेल्दी फैट्स का कंजम्पशन कम हो। ईट राइट स्टेशन इनिशिएटिव भी चल रहा है
और स्कूल्स में शुगर बोर्ड्स लगाए जा रहे हैं जो विजुअल नज के थ्रू अवेयरनेस क्रिएट करता है। आइए अब करंट अपडेट देखते हैं। हेल्थ मिनिस्ट्री ने अब एक नया स्ट्रेटेजी लॉन्च किया है जिसका नाम है ऑयल बोर्ड इनिशिएटिव। इसका मकसद है स्नैक्स जैसे समोसाज और जलेबीज जैसे हाई फैट और हाई शुगर आइटम्स का कंजम्पशन कम करना। तो कैसे अभी कम किया जाए इसको? वर्क प्लेसेस, कैंटीन्स, पब्लिक एरियाज में जो बोर्ड्स लगाए जाएंगे वो बताएंगे कि किसी आइटम में कितना ऑयल और शुगर कंटेंट है और साथ ही डेली रिकमेंडेड लिमिट भी मेंशन होगी। इंटरेस्टिंग बात यह है कि ये बोर्ड्स किसी स्नैक को डायरेक्टली हार्मफुल नहीं कहेंगे बल्कि विजुअल बिहेवियरल नज के थ्रू पब्लिक को हेल्दियर ऑप्शन चूज करने के लिए एनकरेज करेंगे। जैसे सीबीएसई स्कूल्स में शुगर बोर्ड्स लगाए गए थे वैसे ही ऑयल बोर्ड्स भी एक बिहेवियरल स्ट्रेटेजी का हिस्सा है। और अगर हम NFHS डेटा देखें तो 2005-2006 से 2019-21 के बीच मेन में ओबेसिटी 15% से बढ़कर 24% हो गई है और वुमेन में 12% से बढ़कर 23% तक हो गई है। तो सोचिए ऐसे मेजर्स कितने ज़रूरी हो गए हैं अभी। ये था आज का फाइनल टॉपिक, एक ऐसी पॉलिसी जो एथिक्स, गवर्नेंस और पब्लिक हेल्थ तीनों को टच करती है। ऐसे और थॉटफुल इंटरवेंशंस आगे भी आते रहेंगे और हम उन्हें आप तक पहुंचाते रहेंगे। मिलते हैं अगले एपिसोड में, तब तक के लिए स्टे हेल्दी, स्टे इन्फॉर्म्ड। दिस इज फोकस यूपीएससी साइनिंग ऑफ। जय हिंद।